नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एचपी जेबीटी कमीशन और एचपी पटवारी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट 150 प्लस इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये इकोनॉमिक्स वीडियो का पार्ट सेकंड रहेगा। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट नहीं देखा हो तो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में पिन करके एक लिंक दिया होगा, उस लिंक को क्लिक करके आप पहले वाले पार्ट को देख सकते हो। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का अर्थ है। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण का अर्थ जो है वो आपका विश्व अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, विश्व अर्थव्यवस्था का आपस में जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन सी है। तो इसमें से है आपकी डब्ल्यूटीओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, डब्ल्यूटीओ, जिसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म जो है वो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में लिबरलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी 1991 को हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1991 में लागू की गई आर्थिक नीति किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी है आपकी एलपीजी मॉडल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, एलपीजी मॉडल। नेक्स्ट है एलपीजी का अर्थ क्या है। तो एलपीजी का अर्थ जो है वो आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन से कंपटीशन होता है। तो ये होता है ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है। तो भारतीय जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है वो आपका सर्विस सेक्टर का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, सर्विस। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या दर्शाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो दर्शाता है वे आपका देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम जो है वो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एफडीआई का लाभ क्या है। तो एफडीआई का लाभ जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, रोजगार के अवसर और पूंजी का प्रवाह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो एक सांस्कृतिक प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ये थी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी एंड प्रोटेक्शनशिप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एम एन सी का अर्थ क्या है। तो एम एन सी का अर्थ जो है वो आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू जो हैं वो आपके इजी आ रहे हैं। सबसे पहले हम इजी एमसीक्यूज़ को देखते हैं, फिर लास्ट में जाकर हम मॉडरेट फिर हार्ड एमसीक्यूज़ को देखते हैं। तो कृपया करके आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई एक्स एम पॉलिसी संबंधित है। तो ये है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है। आईएमएफ का मुख्य कार्य जो है वो है आपका वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन से लेबर मार्केट में बढ़ता है। तो क्या बढ़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन से लेबर मार्केट में आपका अवसर, गतिशीलता और रोजगार के विकल्प बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंडियन की
1991 की आर्थिक सुधार नीति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। जो आपके भारतीय वैश्वीकरण 1991 की आर्थिक सुधार की नीति में जो आपके प्रधानमंत्री जो थे वो आपके पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट है 1991 के सुधारों के समय भारतीय के वित्त मंत्री कौन थे? तो 1991 सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री जो थे वे आपके मनमोहन सिंह थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन से क्या बढ़ता है? तो ग्लोबलाइजेशन से आपकी फॉरेन ट्रेड, कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन टी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिबरलाइजेशन का अर्थ है सरकारी नियंत्रण को कम करना। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना। और थर्ड स्टेटमेंट का अर्थ है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू बाजार को पूरी तरह बंद करना। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी सही है? तो इसमें से आपकी ऑप्शन ए पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। मतलब लिबरलाइजेशन का अर्थ है सरकारी नियंत्रण लाभ करना और प्राइवेटाइजेशन का अर्थ है निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना। नेक्स्ट है एफडीआई और एफपीआई के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका एफडीआई दीर्घकालीन निवेश होता है। बिल्कुल सही है कि एफडीआई में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश इन्वेस्टमेंट होता है। और एफपीआई में नियंत्रण नहीं मिलता और एफडीआई में कंपनी पर आंशिक पूर्ण नियंत्रण संभव होता है। ये सभी कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डब्ल्यूटीओ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। और थर्ड स्टेटमेंट का अर्थ है भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं है। तो इसमें से पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है ये आपकी गलत है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर कैसा प्रभाव है? तो ये है आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, निर्यात के अवसर बढ़े और मूल्य अस्थिरता बढ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। ये सभी जो हैं ये भारतीय कृषि पर प्रभाव पड़े थे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मुख्य भाग जो हैं वो आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1991 के आर्थिक सुधार आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ की शर्तों से प्रभावित था। दूसरी है स्टेटमेंट है कि 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये आपकी दोनों सही है। जो आपका 1991 के आर्थिक सुधार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की शर्तों में से प्रभावित था और 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही है। तो इसमें पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये दोनों आपकी सही है। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की विशेषता क्या है? तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की विशेषता जो है ये एक से अधिक देशों में उत्पादन होता है जिसमें वैश्विक ब्रांड पहचान होता है और विदेशी निवेश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है ट्रेड लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो ट्रेड लिबरलाइजेशन का अर्थ जो है वो आपका ट्रैफी और कोटा कम करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लोबलाइजेशन से तकनीकी विकास तेज हुआ। ग्लोबलाइजेशन से संस्कृति विविधता समाप्त हो जाती है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से केवल आपका ऑप्शन ए मतलब ग्लोबलाइजेशन से तकनीकी विकास तेजी से हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। नेक्स्ट है एलपीजी सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एलपीजी सुधारों का मुख्य उद्देश्य जो है वो अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धा बनाना है, विदेशी निवेश आकर्षित करना है, सरकारी घाटा कम करना है,
तो इसमें से जो आपकी तीनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का अर्थ क्या है? तो ये है आपका अलग अलग देशों में उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लोबल वैल्यू चेन का संबंध किससे है? तो ग्लोबल वैल्यू चेन का संबंध जो है वो आपके उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MNCS उत्पादों को कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सस्ता श्रम वैश्विक उत्पादन का एक कारण है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से आपकी ऑप्शन सी पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। MNC उत्पादन को कम लागत वाले देशों में स्थानांतरित करती है और ये सस्ता श्रम वैश्विक उत्पादन का एक कारण है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन से क्या बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका वैश्विक निर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी, वैश्विक निर्भरता। नेक्स्ट है कि फॉरेन ट्रेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फॉरेन ट्रेड का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपके देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट का अर्थ क्या है? इम्पोर्ट का अर्थ जो है वो आपका विदेशी वस्तु को खरीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, विदेशी वस्तुओं की खरीद। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट से देश को प्राप्त होता है। तो एक्सपोर्ट से देश को आपका विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरेन ट्रेड से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, फॉरेन ट्रेड से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो इसमें से आपकी ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। फॉरेन ट्रेड से उपभोक्ताओं का अधिक विकल्प मिलते हैं और फॉरेन ट्रेड से ही प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो इसमें से आपकी दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी दोनों सही है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का अर्थ क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट का अर्थ है वो आपकी विभिन्न देशों के बाजारों का जुड़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, विभिन्न देशों के बाजारों का जुड़ना। नेक्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य जो है वो आपका निर्यात को प्रोत्साहन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, निर्यात का प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल प्रोडक्शन का उदाहरण है? तो इसमें से कच्चा माल एक देश से असेंबली दूसरे देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग का अर्थ क्या है? तो आउटसोर्सिंग का अर्थ है कार्य को बाहरी विदेशी कंपनी को लाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कार्य को बाहरी या विदेशी कंपनी को देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MNCS स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती है। MNC केवल अपने देश में काम करती है। तो इसमें से जो पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड से लागू उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये प्रभाव पड़ता है आपका प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ट्रेड सरप्लस का अर्थ क्या है? तो ट्रेड सरप्लस का अर्थ जो है वो आपकी निर्यात बढ़ता है आयात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपकी स्टेटमेंट ऑप्शन सी दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट से कीमतों की समानता आती है और ये परिवहन और संचार न बाजार एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एडवांटेजेस का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका ऑप्शन बी, विशेषज्ञता और व्यापार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड का जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है
डंपिंग का अर्थ क्या है? तो डंपिंग का अर्थ जो है वो आपका सस्ता निर्यात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, सस्ता निर्यात है। नेक्स्ट है ट्रिप क्या है? तो ट्रिप एक आयात पर कर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, आयात पर कर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि अभी भी हम 100 MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर क्या होता है? तो मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित होने पर क्या होता है? तो यह होता है उत्पादन प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, उत्पादन प्रभावी होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फॉरेन ट्रेड से छोटे उत्पादक प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट जो है फॉरेन ट्रेड से गुणवत्ता में सुधार होता है, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये आपकी सही है। मतलब फॉरेन ट्रेड से छोटे उत्पादक प्रभावी हो सकते हैं और फॉरेन ट्रेड से ही गुणवत्ता में सुधार होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके पास दोनों सही हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का प्रमुख साधन क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, इंटरनेट, परिवहन, बैंकिंग प्रणाली। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है एमएनसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एमएनसी का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका लाभ कमाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, लाभ कमाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबलाइजेशन का परिणाम है? तो ये है उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन। नेक्स्ट है ट्रेड डिफिसिट कब होता है? मतलब ट्रेड डेफिसिट कब होता है? तो ये होता है आपका आयात जब निर्यात से कम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटीग्रेशन से किस क्षेत्र को अधिक लाभ है? तो ये है आपका आईटी सेवाओं को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, आईटी सेवाएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंटर लिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन से लागत घट जा सकती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ग्लोबल प्रोडक्शन से रोजगार के नए अवसर होते हैं, तो इसमें से आपकी दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये आपकी बिल्कुल सही है। इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन से लागत घट सकती है और ग्लोबल प्रोडक्शन से रोजगार के नए अवसर बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट का संबंध है। तो एक्सचेंज रेट का संबंध जो है वो आपका मुद्रा के मूल्य से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, मुद्रा के मूल्य से है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है? तो फॉरेन ट्रेड से उपभोक्ताओं को लाभ जो मिलता है वो अधिक विकल्प, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमत मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये है परिवहन में सुधार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, परिवहन में सुधार। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का वैश्वीकरण में योगदान क्या है? तो ये है संचार तेज हुआ, लागत कम हुई और वैश्विक संपर्क बढ़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंटरनेट ने वैश्विक व्यापार को आसान बनाया। दूसरी है ई कॉमर्स के अंतरराष्ट्रीय बाजार को जोड़ा, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपकी सही है। इंटरनेट ने वैश्विक व्यापार को आसान कराया और ई कॉमर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार को जोड़ा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन से क्या होता है? तो लिबरलाइजेशन से आपका सरकारी नियंत्रण कम होता है, विदेशी निवेश बढ़ता है, व्यापार आसान होता है, तो ये सभी स्टेटमेंट जो हैं ये आपकी बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है कंटेनर प्रणाली का प्रभाव क्या है? तो कंटेनर प्रणाली पर जो प्रभाव पड़ता है वो परिवहन लागत कम होती है,
समय की बचत होती है, सुरक्षित व्यापार कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एमएनसी वैश्वीकरण की प्रमुख वाहक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि एमएनसी केवल घरेलू बाजार में कार्य करती है। तो इसमें से केवल पहली स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल सही है, और सेकंड स्टेटमेंट जो है ये आपकी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन रेवलेशन क्या है। तो ये एक वैश्विक जुड़ाव बढ़ा है और व्यापार आसान हुआ है इससे, और सेवाओं पर निर्यात बढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस।